बच्चों अभी तक 2 चैप्टर्स में हम लोग मोशन चैप्टर में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर की। और ये चैप्टर बेसिकली 3 टर्म से मिलकर बनता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले इसमें हम वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, किस तरीके से हम उसे एनालाइज करते हैं, ये सब बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। देखो वर्क डन की बात करें तो बेटा जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ पहले वर्क डन क्या होता है। बेसिकली फिजिक्स में हर चैप्टर में हर जगह पे एनर्जी का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और वो एनर्जी कई तरह की होती है, ठीक है। तो बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है वर्क डन करके, ठीक है ना। मतलब जितना वर्क डन किया जाएगा उतनी ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अब वो किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बात क्लियर है? तो देखो बच्चों, जैसे मान लो आपको समझने हैं, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे F फोर्स लगाया, ठीक है, और मैं कहता हूँ इस F फोर्स के कारण ये बॉडी आगे S डिस्प्लेस होती है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये तभी होगा एप्लीकेबल जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और मैं नेक्स्ट केस और कर देता हूँ। जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पे फोर्स तो है ऐसे, पर ये बॉडी जाती है ऐसे। इस बॉडी के पीछे जाने का जो रीज़न होगा ना, वो रीज़न ये होगा कि बेसिकली इस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और पीछे कोई F डैश फोर्स और लग रहा होगा। मान लो ये फोर्स इससे बड़ा है तो बॉडी पीछे जा रही है, ठीक है। तो इस पे इस वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब मैं F डैश की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ F की बात करो। तो देखो फोर्स आगे लगा, डिस्प्लेसमेंट पीछे, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यहाँ जो वर्क डन होगा ना, ये बनेगा -Fs, ठीक है ना। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। ये वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो यूनिट्स के हिसाब से देखें तो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल बना, तो इसकी यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो आंसर बनेगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना। और इस न्यूटन मीटर को एक और नेम देते हैं जूल। बात क्लियर है? जूल इसे लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वर्क डन की बात करो या फिर किसी भी एनर्जी की बात करो, ऐसा यूनिट हमेशा जूल रहेगी। और जूल बेसिकली न्यूटन इनटू मीटर को बोलते हैं। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब देखो बच्चों, केस ऐसा भी आ सकता है, मान लो एक बॉडी पे फोर्स तो ऐसे लग रहा है और ये डिस्प्लेस ऐसे कर रही है, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला बेसिकली 11th क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोगों की 9th क्लास की NCERT की बुक के अंदर नहीं लिखा होगा। और एक और बात ये कि आप लोगों को इसकी वैल्यू भी नहीं पता होगा कि ये कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आपके स्कूल एग्जाम्स में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, पर ये मैंने एडिशनल बता दिया आपको कि अगर मान लो थीटा एंगल हो डिफरेंस तो किस तरीके से निकालते हैं। और ये कॉस थीटा वाली टर्म बेटा आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, वहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप बस इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इसको ज़्यादा देख करके परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा। लिखो इसको। अब देखो बच्चों, मैं इन केसेस को डिस्कस करता हूँ एक एक करके। बेसिकली ये वो केस लिया जब फोर्स इस तरफ बॉडी यहाँ से यहाँ गई, S डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन मैंने आपको बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट जूल्स रहेगी, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्वेश्चन ही आ जाता है कि भाई बताओ भाई 1 जूल कब होगा। तो ये 1 जूल तब होगा जब फोर्स होगा 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर, ठीक है ना। तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, ठीक है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू 1 होगी, उस केस में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा?
1 जूल। ठीक है ना। यहाँ पे बेटा इस डेफिनेशन के अंदर डायरेक्शन को सेम रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये बात लिखनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन क्या डिफरेंस है उस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों वही केस जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट होंगे तो वर्क डन होगा माइनस एफ एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिखना है। ठीक है ना। एंड इस पॉइंट को याद रखना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स ऑपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के, और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि फोर्स जिस बॉडी पे वर्क डन कर रहा है ना बेटा, उसको एनर्जी दे रहा है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब उसमें से एनर्जी ले रहा है, और जीरो वर्क डन का मतलब क्या होता है बेटा कि एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। बात क्लियर है? मतलब जीरो वर्क डन का मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब हीट एक्सचेंज, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो। बात क्लियर है? लिखो इसको। बेसिकली किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका ही वर्क डन होता है। जब वर्क डन होगा तभी एनर्जी ट्रांसफर होगी, और वर्क डन नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, करो सोल्व बच्चों। देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, और मैं कहता हूं ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। बॉडी यहां से यहां आ जाती है, कितना मीटर आगे, 2 मीटर आगे। मेरी बात क्लियर है? तो बॉडी यहां से यहां आ जाती है 2 मीटर आगे। तो आपसे पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा। बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बनेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इज इक्वल्स टू 10 जूल। बात क्लियर है? लिखो इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो, एक बॉडी यहां से यहां आती है और क्वेश्चन कहता है कि 7 न्यूटन का फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हो गई 8 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन बनेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 7 इंटू 8 56 जूल्स के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, एक बॉडी ऐसे रखी है, इस पे फोर्स लगा 5 न्यूटन और ये I से F यहां आती है 3 मीटर्स पीछे। ठीक है ना। तो यहां पे ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वर्क डन क्या बनेगा, -5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -15 जूल। बात क्लियर है? लिखो इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि एक पोर्टर क्या करता है, 15 kg के ब्लॉक को इनिशियल से फाइनल स्टेट तक लिफ्ट करता है। ठीक है ना। एंड दिस हाइट इज बेसिकली 1.5 मीटर। बात क्लियर है? क्वेश्चन में 2 फोर्सेस का वर्क डन पूछा। एक तो वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, मतलब इस लगेज को 15 kg के लगेज को ऊपर लिफ्ट करने में कितना फोर्स लगाया होगा।
बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं 15 kg की बात करूँ ना, तो सबसे पहली बात तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा 150 न्यूटन का, ठीक है, और एक लग रहा होगा F मतलब फोर्स बाय पोर्टर। अब ये आराम आराम से जब ऊपर मूव कर रहा है तो इसकी वैल्यू भी 150 न्यूटन के बराबर ही होगी, ठीक है। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि जो ऊपर वाला फोर्स है वो 150 से ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी बॉडी ऊपर आएगी। वो बात बेटा आपकी सही है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना मतलब बॉडी को स्लोली मूव करा रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो हम इसको भी मान सकते हैं कि mg के बराबर है, ठीक है ना। अब देखो आगे, इतना अगर क्लियर है तो बेटा यहाँ पे मैंने mg को 150 कैसे लिखा है कि भी ग्रेविटी का फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो एक्चुअल में 9.8 होती है, तो हम उसे 10 लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये 9.8 और 10 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे रहता है, ठीक है। देखो आगे, डिस्प्लेसमेंट इसमें दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। F दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। एक फोर्स है 150 न्यूटन का ऊपर की तरफ, और एक फोर्स है mg 150 न्यूटन का नीचे की तरफ। मेरी बात क्लियर है? तो वर्क डन निकालना है, सबसे पहले mg का निकाल लेते हैं। चलो देखो, जब मैं इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये फोर्स तो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस 150 इंटू 1.5 माइनस 225 जूल के बराबर, ठीक है। एंड सिमिलरली वर्क डन बाय एफ जब निकालेंगे तो इस फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 150 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 225 जूल, ठीक है। यहां पे नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है। बात क्लियर है? लिखो इसको, ये हमें समझना है कि किस तरीके से वर्क डन इवैल्यूएट होता है दो केसेस के अंदर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो और दूसरा केस जब ऑपोजिट हो, ठीक है ना। आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर जो आएगा वो यही दो केस आएंगे, थीटा वाला केस नहीं आएगा, और जो थीटा वाला केस होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? लिखो इसको। ठीक है बच्चों, आज हमने बेसिकली एक टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया, वर्क डन के बारे में, और हम डेली थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आज ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा एनर्जी के बारे में, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपनी NCERT की बुक रीड करनी है, और बुक से रीडिंग हैबिट डालो और नोट्स प्रॉपर बनाया करो, और साथ के साथ आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो और अपनी रेफरेंस बुक से और क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है बेटा।